to our friend from the Uddhav Thackeray सेना। इस वक्त द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं और as you know, Uddhav ji has been very, very upfront, and he has reason to be affronted, not just to be upfront. The manner in which Amit Shah Sahab called him what? क्या? औरंगजेब फैन क्लब। औरंगजेब फैन क्लब, औरंगजेब। तो संजय द्विवेदी साहब से पूछना चाहिए कि भाई ये क्या है। संजय द्विवेदी साहब नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सर, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि ये अमित शाह और अहमद शाह एक ही है, वो भी शाह है, ये भी शाह है। इसके बारे में जरा बताएंगे कुछ सर द्विवेदी साहब? देखिए, एक चीज बताते हैं आपको, जो आप बात अभी कह रहे थे, राजनीति में इस देश को आजाद हुए करीब 75 साल हो गए जी। इंदिरा गांधी रही, जवाहरलाल नेहरू रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे और राजीव गांधी जी रहे, तमाम प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, या पक्ष विपक्ष बराबर रहा है। लेकिन पिछले 10-11 सालों में जो इस देश की स्थितियां हैं, वो स्थितियां बड़ी अजीब हैं। देखिए, आप सरकार में हैं, आप हमारे लिए कोई बात कहेंगे तो निश्चित हम भी प्रतिकार करेंगे उसका। वो जमाना अब नहीं है, गांधी वाला देखिए जमाना नहीं है भाई, कि गांधी जी ने कहा था एक गाल में कोई झापड़ मारे दूसरा गाल कर दो। अब तो ये किसी का अगर आप बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ ही करिए। फिर अगर उसकी आप बेइज्जती करेंगे या उसकी इज्जत अपमान करेंगे, तो निश्चित जब उसका समय आएगा तो उस समय तो आपसे वापस लेगा। और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, सरकार गिरा दी, जो सिंबल निकाल लिया और पार्टी दे दी, मतलब सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी ये ओरिजिनल शिवसेना नहीं है, ये नकली शिवसेना है, ये औरंगजेब फैन क्लब के मालिक हैं। अमित शाह जी वगैरह गृह मंत्री हैं, उनको एक संवैधानिक पद का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री भी हैं, उनको संवैधानिक पद का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हैं कि मंगलसूत्र हो गया, कभी बैल खोल ले जाएंगे, कभी 50 करोड़ की जर्सी गाय, ये तमाम ऐसी चीजें जो कहना नहीं चाहिए डिबेट में, तमाम ऐसी बातें की जाती हैं। तो शुरुआत कौन कर, इससे पहले तो नहीं होती थी। 2014 से पहले इस तरह की कोई राजनीति इस देश में नहीं थी। इस देश ने तो वो भी देखा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के जो युद्ध हुआ था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से बुलाया था, राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया था। देश ने ये भी देखा। और आज क्या स्थितियां हैं कि आप ईडी में इनको गिरफ्तार कर लो, उनको गिरफ्तार कर लो, आप कहें रेवड़ी नहीं देंगे, रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, वो आप रेवड़ी बांट रहे। तो संजय द्विवेदी साहब, आज उद्धव ठाकरे जी ने एक और भी चीज कही है। उन्होंने कहा कि अगर आप इतने हिंदू हितैषी हैं, तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उनकी मदद क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं जाते वहां पे बांग्लादेश में? फौज को भेज दीजिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद कीजिए, ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। नहीं तो 56 का चौड़ा है, आंग चीन को हम आंख दिखा देंगे, फलाना कर देंगे। 44 जवान जब वहां मरे हमारे, तुम सर्जिकल स्ट्राइक करा देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में जो लोग बेचारे मरे, उनके परिवार को आतंक नहीं मिला होगा। तो इनकी तो बातें देखिए, जुमला झूठ है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, तमाम ऐसी बातें हैं जो निरंतर चर्चा में है। तो सब बातें जुमलेबाजी करते रहते हैं दिन भर। तो वही बात माननीय उद्धव जी ने कहा कि अगर आप इतने हिंदू हितैषी हैं, जो हिंदू आज परेशान है बांग्लादेश में, जिनके ऊपर जान की आफत आई हुई, तो उनकी मदद करिए आप। तो वो मदद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बोल पाएंगे, सिर्फ झूठे वादे दिखा पाएंगे, जुमला कर पाएंगे। देखिए, उसी का नतीजा आज है कि 300 सीट थी, आई थिंक बढ़नी चाहिए, 240 पे आ गए। जनता ने तब भी सोच समझ के कुछ वोट दिया होगा। लेकिन जो स्थितियां देश में है, मुझे तो नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें एक भी राज्य में चुनाव जीत पाएंगे, निश्चित आप जान लीजिए। क्योंकि अभी ना महंगाई में कोई बोल रहा है, ना बेरोजगारी में कोई बोल रहा है। आपने कहा 1500 रुपए देंगे, आप कह रहे हैं ये देंगे पैसा। अरे पैसा देंगे इससे मतलब नहीं है, आदमी को रोजगार। आज देश की जनता जो है, उसको रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए, उस पे के साथ सोचने वाला कोई नहीं है। तमाम बातें आप करा लीजिए। फैंस क्लब के मालिक हैं शरद पवार जी, भ्रष्टाचार के सरदार हैं, भ्रष्टाचार के सरदार हैं राहुल गांधी जी हैं। मतलब कोई ऐसी बात अगर हो कि जिससे देश का भला हो रहा हो, मैं तो समझा अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो,
किसी के मुंह से मैंने आज तक कि हम क्या देने जा रहे हैं, कैसे काम हो, कैसे जनता की सुविधाएं बढ़ेंगी, खुशहाली कैसे आएगी, ये तो किसी चुनाव में आपने नहीं कहा होगा। सब जो वादे किए भी होंगे, जो बातें कही होंगी चुनाव में, वो आगे भूल गए होंगे। तो ये समस्या इनके सामने है। द्विवेदी जी, बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर जी ने आलोचना किया उद्धव ठाकरे जी का। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को वोट्स मिले, वो ट्रेडिशनल शिवसेना के वोट्स नहीं मिले उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे जी को एमवीए के वोट मिले, मुसलमान के वोट मिले। बोले ट्रेडिशनल वोट जो गए वो एकनाथ शिंदे जी को गए। और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का है, बिकॉज ट्रेडिशनल बाला साहब ठाकरे जी के वोट एकनाथ शिंदे जी के पास आए हैं, तो वो असली से। तो कैसे आप इस प्रकाश अंबेडकर जी के स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या अंबेडकर जी स्टडी करके बोले हैं? ये देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। हमारा महागठबंधन लड़ रहा था, हमारा इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, बीजेपी गठबंधन लड़ रहा था। हमारे यहाँ 30 सीटें आ गई, इसमें 13 कांग्रेस को मिली, 8 सिर्फ 9 हमको मिली, और उनकी तो अपनी 9 सीटें हो गई लोकसभा चुनाव में। तो अगर आप वोट बैंक की बात करेंगे तो वोट बैंक जो बढ़ा है वो तो शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का बढ़ा है। इसमें आप कैसे कह सकते हैं, जबकि हमारा संगठन तोड़ दिया गया था। जो बात वो कह रहे हैं, अगर उनकी सीटें ज्यादा उनको आनी थी तो हम तो 16 सीट जीते थे ना पिछले चुनाव में, 18 सीटें। महाराष्ट्र में शिवसेना धनुषबाण से 18 सीटें जीती थी, तो इनकी कम से कम 14-15 सीटें तो आनी चाहिए थी ना, अगर ओरिजिनल शिवसेना थी। देखिए, कहने कथनी करने में अंतर होता है। अब अंबेडकर जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप इससे खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि उद्धव शिवसेना जो मेन है उससे ज्यादा उद्धव ठाकरे की सीटें। या संजय द्विवेदी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, ये जरा ध्यान से सुनिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात से कि माइनॉरिटीज जो है महाराष्ट्र में वो उद्धव जी को बहुत समर्थन दे रहे हैं। हर एक को यह मान करके चल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो हमारे लिए किया, स्पेशली कोविड के वक्त और आज भी, स्पेशली मुस्लिम वोट जो है वो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी की तरफ आया है, उससे बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। सर संजय द्विवेदी जी बताएं। देखिए, बहुत स्पष्ट एक बात बताते हैं, बाला साहब ठाकरे ने जब हमारी मनोहर जोशी के साथ सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, साबिर शेख हमारे मंत्री थे लेबर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर थे, साबिर शेख मंत्री थे। तो ऐसा नहीं, और इन दिनों और शिवरात्रि के वक्त शिव जी का भंडारा भी करते थे। जी बताइए। मैंने वही कहा आपसे, तो कभी बाला साहब ठाकरे ने अपने मुंह से कभी एक बात नहीं कही होगी, कभी ये नहीं कहा होगा कि हम पूरे जो मुसलमान हैं ये सब इस संप्रदाय के, जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या आग उगला करती है। लेकिन बाला साहब इतने कट्टर होने के बाद भी, इतना उसके बाद होने के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि अब्दुल कलाम जी, अब्दुल हमीद, अफजल खां, ये हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और उन्होंने हमारे महान वैज्ञानिक थे, उनकी हमेशा तारीफ उन्होंने की। तो बात इसकी नहीं देखी है, बात यह है कि हम 140 करोड़ में अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं उस संप्रदाय के लोग, तो हम सबको नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रद्रोही हैं उनको आप पकड़िए, उनको अंदर करिए, उनको सजा होनी चाहिए। तो जो आज हमने 2.5 साल सरकार चलाई उद्धव जी ने, कोरोना में 2.5 साल हमने सरकार चलाई, उसमें सरकार ने देखा, लोगों ने देखा उद्धव ठाकरे कामकाज को कि उन्होंने सर्वधर्म संपन्न की सरकार चलाई, सभी जातियों को विशेष, सभी जातियों को अपना योगदान दिया, सभी जातियों के लिए काम किया, सभी धर्मों के लिए काम किया, और प्रदेश में कैसे खुशहाली आए, कोरोना कैसे वापस जा दिया। ऑक्सीजन की कमी थी, आप देखिए पूरे भारत में, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है माननीय प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल चला गया, दीदी वो दीदी कर रहा था, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने गैस जो कमी थी, ऑक्सीजन गैस की कमी थी, उसको पूरा आपूर्ति की और इतनी अच्छे ढंग से उन्होंने कोरोना लड़ाई लड़ी। तो ये तो चीजें सब कौन देख रहा था, जनता देख रही थी। ये बताइए, जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से बात होती है या एकनाथ शिंदे जी के किसी भी प्रवक्ता से बात होती है या अजीत दादा पवार के भी किसी प्रवक्ता से बात होती है, तो ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जी ने 2 साल में कुछ नहीं किया, घर बैठे रहे, घर में बैठ करके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सरकार चलाई। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है उद्धव ठाकरे जी की,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ करी है। और तो और छोड़िए, जो गवर्नमेंट की खुद की टास्क फोर्स थी कोविड के ऊपर, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर के पॉल, अभी भी है, मतलब चेयरमैन थे, मतलब अभी अब तो टास्क फोर्स नहीं है इसलिए थे बोल रहा हूं। डॉक्टर के पॉल ने कहा है कि जिस तरीके से उद्धव जी ने कोरोना को संभाला है वो दुनिया के लिए उदाहरण है, और जो धारावी मॉडल था उसको तो सारी दुनिया में अडॉप्ट किया गया। तो ये बात लोग भूल कैसे जाते हैं? संजय द्विवेदी जी बताइए, क्योंकि 2 साल तक तो कोरोना था, लॉकडाउन था। अब आप बोले प्लीज। देखिए भूल नहीं जाते हैं। पहले जो हमारी जो आपके सिंधे थे वो हिंदुत्व में अलग हो गए थे कि हिंदुत्व जो है उस उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। 2.5 साल से हमको हिंदुत्व याद नहीं रहा है, लेकिन 2.5 साल बाद हिंदुत्व याद आया। बोले कांग्रेस से करने के लिए, गठबंधन करने के लिए बाला साहब ने मना किया था। तो मैंने डिबेटों में एक बात कही कि बाला साहब ने अगर मना किया था तो बाला साहब ने इंदिरा गांधी समर्थन क्यों दिया? 3 दिन मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र उनको समर्थन क्यों दिया? तो उनको समर्थन दिया है तो अगर बाला साहब तो एक पहचान थे ना। अब अगर उन्होंने एक बात और कही थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बनेगा वो डिसीजन लेने के लिए तैयार है। आप भारतीय जनता पार्टी पीडीपी सरकार बना ले, मायावती से बनवा ले, राष्ट्रीय जनता जेडीयू से बना ले, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये वो पचा नहीं पा रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने इतना, मतलब संगठन चला जाए, किसी का पार्टी का नाम चला जाए, बहुत बड़ी बात है। आप 0 से उठ के और 9 सांसद जिता लाए, ये तो 28 वोट से हार गया आपका, 9 सांसद जिता लाए, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना ज्यादा, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, पूरे आपके 9 झसोड़ लिया गया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे जिस मेहनत लगन से जनता, महाराष्ट्र जनता का विश्वास जीता, अपने मुख्यमंत्री काल में कार्य किए। मैंने वही एक बार किसी डिबेट में कहा था, अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे न बने होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया होता। लेकिन ये आलोचना अभी शरद पवार जी बीच में एकनाथ शिंदे जी से जाके वर्षा बंगले में मिले, शरद पवार जी एकनाथ शिंदे मिले और तरह तरह के बातें होने लगे कि अडानी के कुछ लोग, धारावी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग वहां पर बैठे थे। उस मीटिंग में वो लोग भी थे, अडानी के लोग, धारावी प्रोजेक्ट के। उद्धव ठाकरे जी ने कहा अगर एमवीए कम्स बैक टू पावर, अडानी का यह प्रोजेक्ट नहीं होगा, पूरी तरह जो भी उनको परमिशन दिया वो कैंसिल किया जाएगा। उद्धव ठाकरे जी क्लियर कट। मगर आपके अलायंस पार्टनर वहां गए, द्विवेदी जी, शरद पवार जी मीटिंग करते हैं एकनाथ शिंदे जी से। तो ये क्या हो रहा है एमवीए अलायंस में? एक है कि उद्धव जी बोल रहे कि हम धारावी रेसिडेंट्स के साथ है, उनका हक के लिए मैं लड़ूंगा एंड आई विल कैंसिल द प्रोजेक्ट, और वहां पवार साहब उधर बैठे एकनाथ शिंदे जी के साथ, और धारावी प्रोजेक्ट के अडानी के ऑफिसर्स वहां पर है। द्विवेदी जी, कैसे मिलाप होगा? प्रदीप जी, एक चीज मैं बता दूं आपसे, कोई मुख्यमंत्री है, विपक्ष का मुख्यमंत्री अगर है और वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है, तो इसमें आप वहां के मुख्यमंत्री इसमें असंवैधानिक भले हों, लेकिन असंवैधानिक होने के बाद मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे है ना। और हमारे शरद पवार जी एक सबसे बुजुर्ग नेता है और महान नेता है। अगर वो वहां मिलने जा रहे हैं तो वो धारावी मॉडल के लिए मिलने नहीं गए थे या धारावी लिए मिलने नहीं गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत यही है, जैसे शिवसेना को बदनाम करते थे ये कि शिवसेना मुसलमान विरोधी है, शिवसेना हिंदुत्व छोड़ दिया, उसी तरह बदनाम करने की साजिशें जो है ये शरद पवार जी के लिए हो रही हैं। जिस गृह मंत्री ने शरद पवार जी के लिए कहा हो कि वो भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, उस पार्टी की चीजों को आप कैसे विश्वास में ले सकते हैं कि साहब वो इसीलिए मुख्यमंत्री शरद पवार जी वहां गए थे? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्पष्ट बता दें हम आपसे, शरद पवार जी जुझारू नेता है और बिल्कुल स्पष्टवादी नेता है, उसमें उनका कोई नहीं है। उनका अपने व्यक्तित्व अलग एक है। वो गए थे, मिले वहां पे, मिलने जुलने में कोई मैं हर्ज नहीं समझता हूँ। 3 दिन के लिए हमारे उद्धव ठाकरे दिल्ली में आए हुए हैं, तो मिलना जुलना जरूरी होता है राजनीति में। राजनीति आप जमीन में रहकर अगर नहीं करेंगे, बाहर निकल के राजनीति नहीं करेंगे, आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में बहुत अंतर आ गया। आज आपको निकलना, जुडिशियरी को आप लोग कोस रहे हो द्विवेदी जी, सामना में चीफ जस्टिस के खिलाफ लिखना, चीफ जस्टिस के खिलाफ लिखना कि चंद्रचूड़ जी न्याय कभी देंगे,
क्या चंद्रचूड़ साहब के ग्रैंडसन जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तभी हमको न्याय मिलेगा? आप आलोचना करें चंद्रचूड़ के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख 3 साल से चल रहे हैं। 3 साल से कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। अगर और आप भी ये भी कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ सीजेआई अगर चाहता है, चीफ जस्टिस अगर चाहता है 4 दिन में फैसला कर सकते हैं, तो आप आलोचना कर रहे हो, प्रश्न लगा रहे हो इंटीग्रिटी ऑफ चीफ जस्टिस। द्विवेदी जी, प्रदीप जी, आप ही ने आलोचना कर दी, आप ही आलोचना कर रहे हैं कि सब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लग रही है और फैसला नहीं आ पा रहा है। तो सामने में जो निकाला गया उसका मतलब ये है कि भैया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मत दो। जब 4 महीने बाद सरकार खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर आप फैसला देंगे तो उसका क्या मतलब है? आप इस पर समझिए। तो ये तो आप भी कह रहे हैं यही बात हमारे सामने हम जब भी है कि तारीख में तारीख चल रही, तारीख तारीख चल रही। अरे इस मुकदमे का फैसला करना है, अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है कि 4 महीने बाद इस मुकदमे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये बस्ते बंद हो जाएगा। तो इस पे अगर सामने लिख रहा है, सामने देखिए एक हमारा अखबार है, अखबार में कोई भी चीज किसी के बारे में लिखी जा सकती है और बस सत्य है ये कि अगर फैसला नहीं होगा तो उसका क्या मतलब हमें दायर करने का? 3 साल से कोई मुकदमा दायर है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट मुकदमा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सब असंवैधानिक सरकार है, अपने 12 पॉइंटों में कहा, तो सरकार चल कैसे रही? मैं तो आज तक ये नहीं जान पाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने अपने आदेश में लिखा कि राज्यपाल ने गलत किया, विधानसभा अध्यक्ष ने गलत किया, सरकार ने शपथ ग्रहण जो करा गया वो गलत हुआ। मतलब टोटल 12 पॉइंट जो है वो असंवैधानिक है। तो महाराज वो सरकार कैसे चल रही? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे जी रिजाइन नहीं करते और अगर फ्लोर टेस्ट के लिए जाते और हार जाते तो वी वुड हैव रिस्टोर्ड हिम, ऐसा उन्होंने कहा था कि हम लोग उनको रिस्टोर कर देते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर यह आर्ग्यूमेंट भी तो बन सकती है कि अगर सरकार असंवैधानिक है तो असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, चुनाव के लिए बोला जाए। ये बोला था 2.5 साल पहले। सर मैं बजाज साहब यही तो बात मैं कह रहा हूं ना। अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पे, उनको बुरा लगा, तो अगर पूरी असंवैधानिक सरकार है तो क्या दोबारा चुनाव के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था? कहना चाहिए था। ये तो उनके हाथ में था ना। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, एक ही बात को लेके आप बैठ गए कि इस्तीफा क्यों दे दिया? अरे इस्तीफा देने के बाद सरकार तो भंग कर सकते थे। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट की मैं उस बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन्हीं की बात अपनी बात कह रहा हूं। लेकिन आजकल जो जजमेंट्स आ रही हैं उनको जरा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि मैं तो वकील नहीं हूं, प्रदीप जी तो वकील हैं, आपकी शायद नॉलेज ज्यादा अच्छी हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरा जजमेंट समझना आजकल जरा थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर। अब यही बात जजमेंट समझ लीजिए, 12 पॉइंटों में टोटल केस में असंवैधानिक सरकार लिखी है, तो संविधानिक सरकार चल कैसे रही? मैं तो आता तो संविधान का वो रहा ना पुआन, असंवैधानिक सरकार वो चल कैसे रही है? लेकिन अभी क्या होने वाला है सर? अभी बताइए, अभी क्या है? राज ठाकरे साहब भी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, 2-3 और लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी भी खड़े हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी पार्टियां जो बाकी सब खड़ी हो रही हैं, चलिए राज ठाकरे की पार्टी, वो अपने आप को तो छोटी पार्टी नहीं बोलते हैं, लेकिन उससे एमवीए के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? लग तो ऐसा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि एमएनएस के खड़े होने की वजह से जान करके जो उद्धव ठाकरे जी का वोट है वो काटने के लिए खड़ा किया जा रहा है उनको। क्या ऐसा है क्या? देखिए, राज ठाकरे जी ने समर्थन दिया था, राज ठाकरे जी ने लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया था। और मैंने एक बार डिबेट में कही थी, जब मुझसे सवाल पूछा गया था, मैंने कहा 0.001% फर्क नहीं पड़ेगा। तो राज ठाकरे का देखिए, हम सब स्वतंत्र है, वो अपने स्वतंत्र है, अपने स्वतंत्र है। हाँ, जो आम आदमी पार्टी है, स्ट्राइक में जो हमारे इंडिया गठबंधन के वाले लोग हैं, उनके से होता हमारा गठबंधन हो, वो हमारा विचार चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन राज ठाकरे से मैं नहीं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता में कोई उनका इतना ज्यादा इफेक्ट है या इतना ज्यादा उनका वो है। भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन करना चाहे, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम थोड़ा रोकेंगे। भाई हर पार्टियां स्वतंत्र है, चाहे राज ठाकरे जी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिंदे हो, चाहे अजीत दादा पवार हो जिन्होंने एनसीपी बनाई, चाहे शिवसेना शिंदे ने बनाई, वो गठबंधन करना चाहे करे। भाई आप देखिए, शिंदे जब थे सरकार में तो अजीत दादा पवार को आने की क्या जरूरत थी?
तोड़ने की क्या जरूरत थी? तो कहते नहीं, जब आदमी का समय खराब होता है तो उसे कुत्ता काट लेता है। तो तो मतलब आप समझ लीजिए। तो सर चलते चलते अब ये भी बता दीजिए कि जो लाड़की बहना स्कीम है और लाड़का भाऊ स्कीम, जो लाड़की बहना स्कीम को अब 17 अगस्त को दे रहे हैं शायद वो पहले ये तय हुआ था कि रक्षाबंधन वाले दिन देंगे, अब कहा जा रहा है कि 17 अगस्त को देंगे। तो उससे आपको लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन ये है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब को इतना समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड से जीती थी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश असेंबली, वही चीज दोहराने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे जी द्वारा महाराष्ट्र में। क्या ऐसा होगा? देखिए, हर स्टेट की जो भौगोलिक संरचना है वो अलग अलग है। मध्य प्रदेश की कुछ है, महाराष्ट्र की कुछ है, और हर जगह के अपने अपने तरीके अलग हैं। तो देखिए, मैं उन प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की चलती नहीं देश में। वो भाषण देते हैं कि साहब रेवड़ी बांटने से देश के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप केजरीवाल जी बांट रहे हैं कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस बांट रही कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे हैं और वो भाषण दे रहे हैं कि साहब रेवड़ी बांटने से देश के युवाओं का जो है वो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, तो ये रेवड़ियां बांट क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये सर। और दूसरी बात, जनता भी जानती है, ये तो जनता निर्णय लेगी। मैं तो यहाँ कह सकता हूँ कि जो 3 महीने की 2.5 साल पहले क्यों नहीं रेवड़ी बांटी? 2 साल सरकार चल रही, 2.5 साल से, तब ये क्यों नहीं बांटना शुरू किया था इन्होंने? तब चुनाव नहीं थे ना सर, तब चुनाव नहीं थे ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, चुनाव में आप ला रहे हैं, कभी रक्षाबंधन को आप बांटेंगे, लेकिन कभी 17 अगस्त को बांटेंगे आप। उसका प्रभाव होगा क्या सर? ये प्रभाव जनता देखेगी, जनता जानेगी। प्रभाव जो महाराष्ट्र जनता जो है वो और स्टेट से बहुत अलग है। जिस स्टेट ने, यूपी ने और महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में धूल चटा दी हो भाजपा को, तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए। भाई उत्तर प्रदेश में तो भाजपा बहुत भौकाल था, मान पूरे टोटल मंत्री लगे रहे, संतरी लगे रहे, सब लगे रहे। क्या हुआ? उनसे कम सीटें आई। योगी जी नाराज हो गए वहां, तो ये हुआ। नाराज कुछ नहीं, तो कहने वाली बातें होती हैं कि जब हार गए तो हम नाराज थे, और नाराज अगर हो गए थे और सीटें ये हारे तो ब्राह्मण हटाया क्यों नहीं गया? तो इनको हटाया क्यों नहीं गया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अक्टूबर में आपके मुताबिक जैसा पहले लग रहा था, इस स्कीम के आने के पहले यही लग रहा था कि उद्धव जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या वही होने वाला है एक बार फिर आपके मुताबिक? देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया जो समीकरण है हमारे हिसाब से। हम तो देखिए, जो बोर्ड की राजनीति है, आज बोर्ड की राजनीति हो रही, यूं तो कुछ हो नहीं रहा। जो बोर्ड बैंक में गणित है, उस गणित के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, हम भाजपा से, अच्छा विधानसभा चुनाव में 4 से 5% वोट और गठबंधन को बढ़ेंगे। ये भी बता दें हम आपसे, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चुनता है और विधानसभा चुनाव स्टेट चीफ मिनिस्टर चुनता है। तो 4 से 5% वोट जो है इंडिया गठबंधन का और बढ़ेगा। तो जो हमें इससे जो लग रहा है कि 200 सीटें से कम इंडिया गठबंधन की नहीं आनी चाहिए। इनका धीरे धीरे ग्राफ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धीरे धीरे ग्राफ कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने तोड़फोड़ सरकार बनाई है, वो तोड़फोड़ सरकार जो है, मेरी समझ में किसी भी प्रदेश को ऐसी सरकारों का स्वागत नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो आप आपकी लाठाशाही है, आपकी दादागिरी है। आप केंद्र सरकार में हो, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, चुनाव आपके पास है, तो आप लठिया चला दो, डंडा चला दो, गिरफ्तार करके उनको अंदर कर लो, चाहे गिरफ्तार करके जेल भेज दो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। 10 सेकंड बोलिए। चाहे गिरफ्तार करके जेल भेज दो और चाहे गिरफ्तार करके मुख्यमंत्री बना दो। अब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जी जेल न जाके मुख्यमंत्री बन गए, और बाकी जो नहीं माने वो जेल चले गए। सर बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जेल चले गए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू डू वेल। एमबीए ने जिस प्रकार लोकसभा में अपना झंडा गाड़ा, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर भी आप ऐसा ही करते रहेंगे। असेंबली इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट हो। ऑल द वेरी बेस्ट सर, बट वी विल सी, वी शैल जय सी। श्री राम। थैंक यू वेरी मच सर। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर जय श्री महादेव। राम। हर हर। हर हर। सो प्रदीप जी,
Is Mr. Modi going to help the Bangladeshi Hindus? I don't know. I don't think so. Well, he's It's been a- one of the prime ministers who has delivered more than most of the prime ministers of this country from independence, since independence. And he claims जो भी problems, right from Nehru, Indira Gandhi, सब लोग ने impose किया था on the state, he is the person who's relieved us from these sins or problems. That's what he says. Right, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। अभी अभी घंटी जो बजी थी आप लोगों ने सुन ली है, वो बेल आइकन के ऊपर है, सब्सक्राइब भी कीजिए और वो बेल आइकन के ऊपर भी जरा क्लिक कर दीजिए सो दैट यू कैन कीप गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम नेशन नाउ। आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।